गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था आर्टेमिस मिशन से संबंधित प्रश्न कि आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है। तो आर्टेमिस मिशन ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये मिशन है जो कि चंद्रमा से संबंधित है। और नासा के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के माध्यम से नासा जो है ये योजना बना रहा है कि वर्ष 2024 तक वो पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजेगा। ठीक है, तो आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम जो कि एक नासा का कार्यक्रम है और इसके माध्यम से नासा 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं आज के सेशन पे और अपने प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन किस राज्य में हुआ है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र में? करेक्ट आंसर इज बी है। उत्तर प्रदेश में 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन किया गया है। और ये सैन्य सहयोग बैठक किसके? भारत और अमेरिका के बीच में थी। इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपके लिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ये बैठक हुई है। और उत्तर प्रदेश में देखिए कहाँ पे किया गया था, तो ये भारतीय अमेरिका सैन्य सहयोग बैठक का जो 19वीं बैठक थी इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया है। ठीक है, इस बैठक में देखा जाए भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से किसके द्वारा सह-अध्यक्षता किया गया था इस बैठक की? तो भारत की तरफ से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल BR कृष्णा और अमेरिका की ओर से US इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी एक्लेंका ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में दोनों पक्षों ने देखा जाए किस पर जो है चर्चा, जो बैठक की जो चर्चा का केंद्र विषय था वो देखा जाए तो इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। ठीक है, तो इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने जो है अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने से संबंधित चर्चा किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कारण ये है कि ये उत्तर प्रदेश में इस बैठक का आयोजन किया गया, उत्तर प्रदेश के आगरा में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को भारत के प्रतिष्ठित वास्तविक रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय? करेक्ट आंसर इज ए है। दिल्ली विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं जिनकी आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं और इनको भारत के प्रतिष्ठित वास्तविक रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं किस क्षेत्र में इनका योगदान था। तो ये दिल्ली के प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है DS रावत। और प्रोफेसर DS रावत को भारत के प्रतिष्ठित वास्तविक रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका देखा जाए इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया था, तो प्रोफेसर DS रावत ने पार्किंसन रोग के इलाज से जुड़ी जो है रिसर्च की थी और इस रिसर्च को US पेटेंट के द्वारा जो है US पेटेंट भी हासिल हुआ है। तो DS रावत के द्वारा जो है पार्किंसन रोग के इलाज में किए गए रिसर्च के लिए इनको भारत के प्रतिष्ठित वास्तविक रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और इस रिसर्च को US पेटेंट भी मिला है। अगर हम वास्तविक रिसर्च अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड की शुरुआत 1974 में किया गया था। और उद्देश्य क्या है कि ऐसे उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को सम्मान देना। देखिए, ऐसे वैज्ञानिकों को सम्मानित करना जिन्होंने ऐसा कार्य किया हो जो हमारे समाज में जो है आर्थिक समृद्धि और सतत विकास हासिल करने में मदद करती हो। ठीक है, तो इनके ऐसे कार्य जिन्होंने इनके ऐसे रिसर्च या फिर ऐसे कार्य जो है आर्थिक समृद्धि भी लाए और साथ ही साथ सतत विकास हासिल करने में मददगार हो, ऐसे रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने पार्किंसन रोग है। प्रश्न मेरा यह है कि पार्किंसन रोग जो है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया? देखिए, ये खेल जगत से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे उनके लिए काफ़ी दुख भरा समाचार रहा था कि शेन वॉर्न का निधन हो गया है। और शेन वॉर्न देखा जाए किस देश के ये दिग्गज स्पिनर थे या फिर क्रिकेटर थे? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? करेक्ट आंसर सी है, ऑस्ट्रेलिया के ये दिग्गज स्पिनर थे शेन वॉर्न। इनका हार्ट अटैक से अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर हैं शेन वॉर्न, इनका 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। अगर हम इनके करियर की बात करें तो दोस्तों शेन वॉर्न ने अपने करियर की शुरुआत की थी 1992 से और 2007 में इन्होंने करियर से रिटायरमेंट ले लिया अपने। और इन्होंने देखा जाए 15 साल तक जो है क्रिकेट जगत में अपनी सेवा दी। और इन्होंने देखा जाए ऑस्ट्रेलिया ने जो विश्व कप जीता था 1999 में, तो इन्हीं के समय में, ठीक है, तो इन्हीं के समय में 1998 में इन्होंने
ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है विश्व कप भी जीता था। और इनके बारे में अगर बात किया जाए तो इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम में, जैसे कि सैन मॉन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 और 700 विकेट के माइलस्टोन तक पहुंचने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज थे। ध्यान रखिएगा, इनके रिकॉर्ड को तोड़ा था किसने? श्रीलंका के जो है दिग्गज स्पिनर मुरलीधरन। ठीक है, मुरलीधरन ने सैन मॉन के रिकॉर्ड को तोड़ा था मैथेया मुरलीधरन के द्वारा। और इन्हें देखा जाए आज भी, लेकिन इनका एक रिकॉर्ड है जो अभी नहीं तोड़ा गया है, तो आज भी देखा जाए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले लेग स्पिनर है सैन मॉन। ठीक है, तो इनसे कुछ जो है प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी सैन मॉन। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल हायुदू 1 दुनिया के सबसे गहरे समुद्र बिंदु का गोता लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है चीन। ठीक है, तो ये चीन का देखा जाए दुनिया जो है मानव रहित सबमर्सिबल हायुदू, नाम ध्यान रखिएगा, और इसने दुनिया का सबसे गहरे जो है समुद्र बिंदु का गोता लगाया। और इसी के साथ साथ देखा जाए चीन के नाम एक और नया कीर्तिमान मिल गया। तो चीन का मानव रहित सबमर्सिबल याहुदू 1 जो है दुनिया के सबसे गहरे बिंदु जो समुद्र बिंदु, क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। और मेरियाना ट्रेंच पे 10,907 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, और ये मेरियाना ट्रेंच की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पैसिफिक ओशन में स्थित है मेरियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया के सबसे गहरा समुद्र बिंदु है। और इस समुद्र बिंदु का गोता लगाने का नया कीर्तिमान चीन ने अपने नाम किया है। और इसी दौरान देखा जाए यह मानव रहित सबमर्सिबल याहुदू 1 कुल 4 बार मेरियाना ट्रेंच में 10,000 मीटर से अधिक जो है वो नीचे तक गया था। तो इसने 4 बार गोता लगाया था। और इस अभियान के दौरान भूगर्भीय वातावरण की हाई डेफिनेशन तस्वीर और गहरे समुद्र के नमूने तक लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिए गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा याहुदू। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के किस शहर में स्थित, ठीक है ध्यान रखिएगा, यूक्रेन के किस शहर में स्थित परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है? खार्किव, कीव, चेर्नोबिल या फिर ओहदेसा? करेक्ट आंसर इज सी। देखिए चेर्नोबिल फिर से चर्चा में रहा है, और चेर्नोबिल में यूक्रेन का परमाणु संयंत्र स्थित है, जिसपे हाल फिलहाल में रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। तो रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया। और ध्यान रखिएगा ये शहर जो है एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। देखिए एक बार फिर से चर्चा में क्यों है, तो चेर्नोबिल की बात करते हैं, 36 साल पहले की बात है, 26 अप्रैल 1986 में। ये तब भाग था किसका? ये जो है उस समय यूक्रेन तो सोवियत संघ का भाग था। और उस समय जो सोवियत संघ के जो चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट में एक धमाका हुआ था, बहुत ज़्यादा विनाशकारी, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाया था। और इस धमाके के कारण जो है इस हादसे में प्लांट में जो कर्मचारी थे, लगभग 32 कर्मचारियों की इस दौरान मौत हो गई थी। और इतना ही नहीं, इस धमाके पर जब ये न्यूक्लियर में धमाका हुआ तो उसमें रेडिएशन निकला। न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण भी देखा जाए तो सैकड़ों जो कर्मचारी थे वो बुरी तरीके से जल गए थे। तो ये जो त्रासदी रही है चेर्नोबिल की, वो काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में थी। और अभी हाल फिलहाल में चेर्नोबिल शहर फिर से चर्चा में आ गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चेर्नोबिल शहर जो है वो किस देश में स्थित है? जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा था, तो यूक्रेन में स्थित है, जिसपे अभी हाल फिलहाल में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 5वां विशेष सत्र आयोजित किया गया है? फ्रांस, केन्या, जर्मनी, भारत? करेक्ट आंसर इज बी। केन्या में जो है आयोजित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 5वां विशेष सत्र। और केन्या की राजधानी नैरोबी है। और यहाँ पे देखिए नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 5वां विशेष सत्र आयोजित किया गया है। इस सत्र में भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया है। और इस सत्र को देखा जाए ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप दोनों ही तरीके से आयोजित किया गया था। और इस सत्र की देखा जाए किस विषय के तहत ये सत्र का आयोजन किया गया था, तो ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्ट्रेटनिंग यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम for the implementation of environmental dimensions of the 2030 agenda for sustainable development। ठीक है, इस विषय के तहत जो है इस 5वें सत्र का आयोजन किया गया है। और इस सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो है नीतियों को, कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों को बनाया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए पर्यावरण प्रदूषण से निपटना। तो इस सत्र के तहत प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 3 मसौदे प्रस्तावों पर जो है विचार किया गया था। ठीक है, केन्या की बात कर रहे हैं तो ये देखिए आपके सामने मैप खुला हुआ है, जिसमें एक तरफ आप
अफ्रीका का जो है मैप देख रहे हैं, क्योंकि केन्या जो है एक अफ्रीका का भाग है और केन्या अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। केन्या से देखा जाए इक्वेटर जो है बीचों बीच से गुजर रही है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे देखा जाए तीनों रेखाएं, यानी कि ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और यहाँ पे केन्या को जो है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा 20 से 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, केन्या की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे केन्या की राजधानी देखिए क्या है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है, जहाँ पे इस 5वें सत्र का आयोजन किया गया है। और केन्या देखिए अपने किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, तो एक तो सबसे पहले इसकी जो सीमा है वो एक समुद्री सीमा है जो कि इंडियन ओशन से लगी हुई है, हिंद महासागर से। और बाकी जिन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, एक सोमालिया है, फिर इथोपिया है, और फिर देखा जाए यहाँ पे तो साउथ सुडान, युगांडा और तंजानिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे केन्या में एक लेक है जिसका नाम है देखिए लेक तुर्काना, जिसे हम रोडोल्फ या फिर लेक रोडोल्फ के भी नाम से जानते हैं। इस लेक की खासियत देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लेक जो है लेक तुर्काना किस देश में स्थित है, तो इस लेक तुर्काना का जो अधिकांश भाग है वो केन्या में स्थित है, और कुछ उत्तर जो है देखेंगे एकदम जो है उत्तर बिंदु है बिल्कुल पीक का, तो वो कुछ भाग आपका इथोपिया में दिखता है। तुर्काना की बात करें लेक तुर्काना की, तो तुर्काना झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अस्थायी रेगिस्तान झील भी है। ठीक है, जिसका अधिकतर भाग हम देखने को क्या केन्या मिल रहा है। यहाँ पे एक और झील है जो काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से इक्वेटर गुजरता है। देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ऐसी झील है जो है जिससे इक्वेटर गुजरती है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर जो है विषुवत रेखा इस झील से होकर के गुजरती है, जिस कारण से ये विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है, तो वो लेक विक्टोरिया है। और लेक विक्टोरिया देखिए किन किन देशों में फैले हुए हैं, तो 3 देशों में, जिसमें हम उत्तर में देख रहे हैं युगांडा, पूर्व में देख रहे हैं केन्या और दक्षिण में देखिए तो तंजानिया देशों में फैली हुई है। लेक विक्टोरिया से ही यहाँ पे देखेंगे व्हाइट नील निकलती है, और इथोपिया से देखिए ब्लू नाइल निकलती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो सफेद यानी कि व्हाइट नाइल है और जो आपका ब्लू नाइल है, ये कहाँ पे मिलती है, किस देश के मतलब राजधानी पे ये दोनों नदी आपस में मिल जाती। कई बार मैंने आपको मैपिंग कराई है और वहाँ पे इस बिंदु को मैंने आपको बताया। ठीक है, लेक विक्टोरिया की बात करें दोस्तों तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और इसी के साथ साथ ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो पहली कौन सी है ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। आते हैं अपने अगले सेशन पे, और अगला सेशन है कि अगले प्रश्न है कि जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर, गोपाल सिंह, मनोज सक्सेना, दीपक कुमार। करेक्ट आंसर इज ए है, संजीव कपूर को जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्राइवेट सेक्टर का ये एयरलाइन है कंपनी जेट एयरवेज, जिसके मुख्य कार्यपालक कार्याधिकारी सीईओ के रूप में संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फसलों को रोग से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनोकर विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। काफी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आईआईटी कानपुर, देखिए यूपी स्पेशल आज हम लोगों ने 2 प्रश्नों को सॉल्व किया। आईआईटी कानपुर की जो संस्था आईआईटी कानपुर जो है उसने फसलों को रोग से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनोकर को विकसित किया है। तो फसलों को कवक और जीवाणु संक्रमण से बचाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के जैव विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मेटाबोलाइट विकसित किया है। ये जो है इसका उपयोग देखा जाए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के स्थान पे किया जाएगा। जितने भी जो कीटनाशक होते हैं जो रसायन पर आधारित रहते हैं, रासायनिक होते हैं और काफ़ी वो हार्मफुल भी होते हैं, उनके स्थान पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा और किसानों को उनकी फसलों को बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण से बचाने में मदद करेगा। यह नैनो टेक्निक जो है, इस नैनो टेक्निक का शोध कार्य जो है आईआईटी कानपुर के जैव विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग विभाग के कार्यरत संतोष मिश्रा और पीयूष कुमार के नेतृत्व में किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है फसलों को रोग से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनोकर विकसित? कानपुर, आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी की है? पर्यटन मंत्रालय, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, नीति आयोग, भारत पर्यटन विकास निगम। करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने
जो है यूनेस्को के साथ भागीदारी किया है। उद्देश्य क्या है, जितने भी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनको संरक्षित करना। तो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के साथ भागीदारी की है। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, यह साझेदारी कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया में पर्यटन के परिदृश्य को बदलने की पहल का हिस्सा है। अगर हम बात करें इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड और यूनेस्को के पार्टनरशिप का, तो ये भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में काम करने वाला उद्योग का पहला ये सहयोग है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे देखा जाए, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने जो है वो साझेदारी की, भागीदारी किया है। उद्देश्य क्या है, जितने भी जो है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छग्रह, स्वच्छता और स्वाधीनता का समारोह का आयोजन किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज डी है, संस्कृत मंत्रालय ने स्वच्छग्रह, स्वच्छता और स्वाधीनता का समारोह का आयोजन किया है। तो यहाँ पे देखा जाए संस्कृत मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय, देखिए कौन कौन से मंत्रालय हैं, संस्कृत मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय, सुलभ इंटरनेशनल सहयोग से दिल्ली में स्वच्छग्रह, स्वच्छता और स्वाधीनता का समारोह का आयोजन किया है। यह समारोह 5 मार्च को आयोजित किया गया था और आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वच्छता, स्वाधीनता और सुलभ के मूल विचार के साथ जन जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कार्यक्रम में ध्रुव संस्कृत बैंड की प्रस्तुति की गई थी। यह विश्व का ऐसा एकमात्र म्यूजिक बैंड है जो संस्कृत भाषा में वैदिक गान और श्रोत गान की भारत की सबसे पुरानी परंपरा पर आधारित है। ठीक है, वैदिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में वैदिक गान और श्रोत गान की भारत की सबसे पुरानी परंपरा पर आधारित है और ये विश्व का एकमात्र म्यूजिक बैंड है जो, ठीक है, तो क्या नाम है? ध्रुव संस्कृत बैंड। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये था आज का दोस्तों हमारा सेशन। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में कि भोपाल त्रासदी किस वर्ष हुआ था और त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है दोस्तों, बाकी सेशन जो है डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको कमेंट जो उसकी पे जो है डेली जो करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी PDF देखा जाए तो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।